नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल स्क्वाड में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7। इसमें हम पढ़ेंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कि डाल्टन ने परमाणुओं के लिए कौन से सिद्धांत क्या क्या दिए हैं। इसके पहले हम इसके प्रीवियस वाली वीडियो में पढ़े थे रासायनिक संयोजन के नियम। ये रासायनिक संयोजन के वहाँ हम 5 नियम पढ़े थे। वो पाँचों नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हमेशा पूछे ही जाते हैं। एक एक दो दो नंबर में परिभाषाएं पूछ ली जाती हैं कि इनका नियम क्या था। उसमें पहला नियम हम पढ़े थे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रासायनिक संयोजन के पांचों नियम में पहला नियम पढ़े थे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा पढ़े थे स्थिर अनुपात का नियम, तीसरा गुणित अनुपात का नियम, चौथा गैलुसाक के गैसीय आयतन का नियम, पांचवा अवगाद्रो का नियम। और अब पढ़ते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। आइए देखते हैं कि डाल्टन ने परमाणुओं के लिए कौन से सिद्धांत क्या क्या दिए हैं। इन्होंने कहा कि द्रव्य अविभाज्य परमाणुओं से बना है। हम जानते हैं कि द्रव्य जो है अविभाज्य परमाणुओं से बना है, मतलब द्रव्य ऐसे परमाणुओं से बना है जिन्हें हम अविभाज्य मतलब विभाजित मतलब तोड़ नहीं सकते हैं। द्रव्य अविभाज्य परमाणुओं से बना है। तो सेकंड नंबर कहता है किसी दिए हुए तत्व के सभी परमाणुओं के एक समान द्रव्यमान सहित एक समान गुणधर्म होते हैं। कहने का मतलब कि किसी दिए हुए तत्व के सभी परमाणुओं के एक समान द्रव्यमान में उनके जो एक समान द्रव्यमान है तो उनके गुणधर्म जो होंगे एक समान होंगे। कहने का मतलब कि किसी परमाणु का द्रव्यमान अगर समान है परमाणु द्रव्यमान तो उनके गुणधर्म भी समान होंगे। अगर परमाणु का द्रव्यमान समान नहीं है, भिन्न भिन्न है, तो उनके जो गुणधर्म होंगे वो भी भिन्न भिन्न होंगे। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में संयोजन से यौगिक बनते हैं। कहने का मतलब एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में संयोजन से यौगिक बनते हैं। जैसे हम वहाँ पे एग्जाम्पल लिए थे, देखो H2 प्लस O2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाए थे तो जल बना था। यहाँ पे तो हम देखे थे कि जल क्या है, एक यौगिक है। हाइड्रोजन यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु लिए तो जल का एक यौगिक बना। तो ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो परमाणु का वो है अनुपात निश्चित होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परमाणु का अनुपात निश्चित है। इस वही कह रहे हैं एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में संयोजन से यौगिक बनता है। अब ये वाला देखते हैं, फोर्थ पॉइंट, रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु पुनर्व्यवस्थित होते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु जो है पुनर्व्यवस्थित होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया मतलब जैसे यही अपन लिए थे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू H2O, यह हुआ रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु पुनर्व्यवस्थित होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में उन्हें ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता। कहने का मतलब कि यहाँ जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हम लिए हैं, ये परिवर्तित हो रहा है किसमें, जल की यौगिक में, जल में परिवर्तित हो रहा है। यहाँ H2O बन रहा है। तो यहाँ पे ना हम हाइड्रोजन को और बना सकते हैं और ना ही इसे नष्ट कर सकते हैं, बल्कि क्या कर सकते हैं, पुनर्व्यवस्थित मतलब एक रूप से दूसरे रूप में व्यवस्थित रूपांतरित कर रहे हैं। देखो यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल में रूपांतरित हो रहा है। यहाँ हम और अधिक हाइड्रोजन नहीं बना सकते हैं, ना हाइड्रोजन को यहाँ पे नष्ट ही कर सकते हैं, बस रूपांतरित कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। तो यही था डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन के इस सिद्धांत से रासायनिक संयोजन के नियमों की व्याख्या की जा सकी। डाल्टन के इन्हीं नियमों से रासायनिक संयोजनों की व्याख्या की जा सकी, जो अपन रासायनिक संयोजन के नियम पढ़े हैं उसी की बात कर रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान में हम देखते हैं कि परमाणु द्रव्यमान होता क्या है। किसी परमाणु का द्रव्यमान ही परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। किसी परमाणु का द्रव्यमान ही परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। परमाणु द्रव्यमान बराबर हम जानते हैं क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन बहुत सूक्ष्म होता है, इसलिए उसको हटा देते हैं। उसके बाद क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान बराबर N प्लस P, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तो रही बात की बात। और देखते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। परमाणु द्रव्यमान अर्थात किसी परमाणु का द्रव्यमान वास्तव में बहुत कम होता है। हम जानते हैं क्यों, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान जो होता है
परमाणु बहुत सूक्ष्म होता है। जब परमाणु सूक्ष्म होता है तो उसका जो द्रव्यमान होगा कम ही होगा, क्योंकि परमाणु अत्यंत छोटे होते हैं। हाँ, कह रहे हैं कि क्योंकि परमाणु अत्यंत छोटे होते हैं इसीलिए किसी परमाणु का द्रव्यमान बहुत कम होता है। आज सही सही परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने की बेहतर तकनीकें हमारे पास उपलब्ध हैं। मतलब आज क्या है कि परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने की हमारे पास नई तकनीकें उपलब्ध हैं, जैसे द्रव्यमान स्पेक्ट्रममिति। ये क्या है? परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने की एक तकनीकी है। परंतु पहले बताया गया है कि 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिक एक परमाणु का द्रव्यमान दूसरे के सापेक्ष प्रायोगिक रूप से निर्धारित कर सकते थे। 19वीं शताब्दी में क्या होता था कि वैज्ञानिक लोग क्या करते थे कि एक परमाणु का द्रव्यमान दूसरे के सापेक्ष प्रायोगिक रूप से निर्धारित करते थे। हाइड्रोजन परमाणु को सबसे हल्का होने के कारण स्वेच्छ रूप से एक द्रव्यमान दिया गया। हाइड्रोजन परमाणु सबसे हल्का होता है, सब जानते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु सबसे हल्का होने के कारण इसको स्वेच्छ रूप से एक द्रव्यमान दिया गया और बाकी सभी तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान उसके सापेक्ष दिए गए। बाकी सभी तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान क्या किया? हाइड्रोजन के सापेक्ष निकालते थे। पहले यही, मतलब 19वीं सदी में यही होता था कि हाइड्रोजन को मानक माना गया और दूसरे तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान को हाइड्रोजन के सापेक्ष निकाला जाता था। लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है कि वर्तमान में पद्धति में कार्बन 12 मानक पर आधारित है। पहले क्या था कि हाइड्रोजन को मानक माना गया था, लेकिन अब कार्बन 12 को मानक माना गया है। अब जो परमाणु द्रव्यमान निकालते हैं कार्बन 12 के मानक पर आधारित है। इसे सन 1961 में स्वीकृत किया गया। यहाँ कार्बन 12 का एक समस्थानिक है। कार्बन 12 कार्बन का एक समस्थानिक है। यहाँ हम बता रहे हैं कि कार्बन 12 जो है ये एक समस्थानिक है कार्बन का, जिससे 12 कार्बन को 12 परमाणु द्रव्यमान मात्रक द्रव्यमान दिया गया। जिसे कह रहे हैं कि यहाँ देखो 12 कार्बन को 12 परमाणु द्रव्यमान मात्रक। ये परमाणु द्रव्यमान मात्रक क्या है? एटॉमिक मास यूनिट, AMU इसी को कहते हैं, द्रव्यमान दिया गया। बाकी सभी तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान इसे मानक मानकर इसके सापेक्ष दिए गए। जैसे पहले हाइड्रोजन को मानक माने थे तो यहाँ पे अब कार्बन 12 को मानक माने गए और उसी कार्बन 12 कार्बन को 12 परमाणु का AMU कहते हैं। तो यहाँ पे वर्तमान में क्या हो रहा है कि कार्बन 12 को मानक मात्रक माना गया है। कह रहे हैं एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक वही एक AMU, यही है एक AMU, एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक को कार्बन 12 के परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के रूप में परिभाषित किया गया है। कि एक AMU को कैसे परिभाषित किया गया है कि एक कार्बन 12 के परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के रूप में परिभाषित किया गया है। इसको देखो, एक AMU बराबर कितना होता है? 1.6605 × 10⁻⁻24 ग्राम होता है। एक AMU बराबर 1.6605 × 10⁻⁻24 ग्राम होता है। इसी प्रकार एक हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? 1.6736 × 10⁻⁻24 ग्राम होता है। अतः AMU के पदों में हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, यहाँ जो था हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान ग्राम में था यहाँ पे, तो AMU के पदों में इसको निकाल रहे हैं। यहाँ पे देखो, अतः AMU के पदों में हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, तो जो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान है बट तो जो AMU में था 1.6736 × 10⁻24 भागे 1.6605 × 10⁻⁻24, तो यहाँ से ये घातें कट गई तो आ गया हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना आ गया? 1.0078 यूनिट। U का मतलब यूनिट, AMU को शॉर्टकट में U भी लिख देते हैं। इसी प्रकार ऑक्सीजन इतने का परमाणु का द्रव्यमान इतना होगा। इसी जैसे हाइड्रोजन का निकाले AMU में, उसी प्रकार ऑक्सीजन का भी निकाल लेंगे। आजकल AMU के स्थान पे U का प्रयोग किया जाता है। आजकल AMU के स्थान पर U का प्रयोग किया जाता है, जिसे एकीकृत द्रव्यमान कहा जाता है। हम गणनाओं के लिए परमाणु द्रव्यमानों का प्रयोग
करते हैं, हम गणनाओं के लिए परमाणु द्रव्यमान का उपयोग करते हैं, तो वास्तव में हम औसत परमाणु द्रव्यमान का उपयोग करते हैं, जिसका वर्णन नीचे किया गया है। अब देखते हैं औसत परमाणु द्रव्यमान का क्या होता है। औसत परमाणु द्रव्यमान। प्रकृति में अनेक तत्व एक से अधिक समस्थानिक के रूप में पाए जाते हैं। ये समस्थानिक बार बार आ रहा है, और समस्थानिक पढ़ लेते हैं। समस्थानिक पढ़ने के बाद तब पढ़ेंगे औसत परमाणु द्रव्यमान, तब समझ में आएगा समस्थानिक होता क्या है। यहाँ देखो समस्थानिक, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि वे तत्व जो एक ही स्थान पर रखे हों, मतलब कि हमारे पीरियोडिक टेबल में जो तत्व एक ही स्थान पर रखे गए हैं वो समस्थानिक कहलाते हैं, एक ही स्थान पर रखे गए हैं। आइए परिभाषा के अनुसार परिभाषा देखते हैं। एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है, परंतु परमाणु भार अलग अलग होता है, उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। इसमें प्रत्येक परमाणु में समान प्रोटॉन होते हैं, जबकि न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। इसी कारण परमाणु संख्या तो समान रहती है, लेकिन परमाणु का द्रव्यमान अलग अलग हो जाता है। समस्थानिक का अर्थ है समान अर्थ। बताया मैं कि समान अर्थ। आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु संख्या के आधार पर अलग अलग रखा जाता है, जबकि समस्थानिक में परमाणु संख्या के समान रहने के कारण उन्हें अलग नहीं किया गया है। इसी कारण इन्हें समस्थानिक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे समस्थानिक है तो वो एक ही स्थान पे रहेंगे, तो इनको मतलब अलग अलग स्थान पे नहीं रखा जा सकता है। इनको एक ही स्थान पे एक ही साथ रखेंगे। इनके परमाणु भार समान होते हैं, लेकिन इनका परमाणु भार अलग अलग होता है, लेकिन इनका परमाणु क्रमांक एक समान होता है। जैसे वहाँ पे अभी 12C6 आया, तो ये जो है 12, ये 12 क्या दिखाता है? परमाणु भार दिखाता है, और ये 6 परमाणु क्रमांक दिखाता है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं, 12C6, 13C6, 14C6। इसमें ये जो है 12 परमाणु भार दिखा रहा है। देखो इनके परमाणु भार बदल रहे हैं, लेकिन परमाणु क्रमांक सेम है। परमाणु क्रमांक ये देखो 6 है, 6 है, 6 है। कार्बन का परमाणु क्रमांक तो 6 ही रहेगा ना, लेकिन उनके परमाणु भार क्या होंगे? बदल रहे हैं। 12 है, 13 है, 14 है। तो कहने का मतलब समस्थानिक क्या होता है कि समस्थानिक वो होता है कि जिनका परमाणु भार बदलता रहता है, लेकिन परमाणु क्रमांक समान रहता है, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। अब देखते हैं संभारिक। संभारिक क्या होता है कि अलग अलग पदार्थ हों। उसमें क्या था? एक समान पदार्थ था। देखो कार्बन एक समान था, लेकिन इसमें अलग अलग पदार्थों या तत्वों के युग्म परमाणु, जिनके परमाणु द्रव्यमान तो समान होते हैं, लेकिन उनके परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं। वहाँ क्या था? परमाणु क्रमांक एक समान था और परमाणु भार अलग अलग था। और संभारिक में क्या होता है कि समान भार, जिनका परमाणु भार समान हो, लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है, ऐसे परमाणु को संभारिक कहते हैं। चूँकि किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही उसका परमाणु क्रमांक कहते हैं। हम जानते हैं कि किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या ही उसका परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि संभारिक परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग होती है, लेकिन चूंकि संभारिकों में परमाणु भार समान होता है, हम जानते हैं परमाणु भार समान होता है, यहाँ देखो, अतः इनमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों का योग समान होगा। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का योग तो समान तो होगा ही, क्योंकि परमाणु भार समान है। परमाणु भार बराबर, अभी बताया मैं ना कि इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बहुत सूक्ष्म मान लिया जाता है, इसलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग जो होता है परमाणु भार होता है। तो परमाणु भार समान है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का पूरा योग समान होगा, लेकिन आपस में बदलते रहेंगे, क्योंकि संभारिक परमाणु में द्रव्यमान या द्रव्यमान भार या द्रव्यमान समान होता है, वो तो होता ही है, क्योंकि संभारिकों के परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं। परमाणु क्रमांक जब अलग अलग होंगे तो आवर्त सारणी में संभारिकों का स्थान भी अलग अलग हो, क्योंकि वो आगे पीछे हो जाएंगे ना। तो वही कह रहे हैं कि संभारिक
में परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, संभारकों के परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, तो आवर्त सारणी में संभारकों का स्थान अलग अलग होगा तथा संभारकों के रासायनिक गुण भी अलग अलग होंगे। संभारकों के उनका परमाणु क्रमांक अलग अलग होगा, तो अलग अलग तत्व होंगे ना, जब अलग अलग तत्व होंगे तो उनके रासायनिक गुण भी अलग अलग होंगे। लेकिन समस्थानिक में क्या होता है कि उनके रासायनिक गुण एक समान होते हैं। समस्थानिक और संभारिक समझ गए होंगे मुझे लग रहा है, क्योंकि समझा दिया मैं अच्छे से। अब आओ पढ़ते हैं, क्योंकि समस्थानिक और संभारिक बार बार आ रहा था ना, यहाँ भी आ गया था, तो हम सोचे पढ़ ही लेते हैं, अब एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, एक बार मैं फिर बता रहा हूँ। समस्थानिक क्या होता है कि जिनका स्थान समान रहता है, मतलब कि जिसका परमाणु भार समान होता है, लेकिन एक समान तत्व में, एक समान तत्व होने चाहिए, एक समान तत्वों में जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन परमाणु भार बदलता रहता है, वो होता है समस्थानिक। और संभारिक में क्या होता है कि परमाणु द्रव्यमान समान रहता है लेकिन परमाणु क्रमांक बदलता रहता है, वो होता है संभारिक। ये अब देखते हैं औसत परमाणु द्रव्यमान। प्रकृति में अनेक तत्व ऐसे एक से अधिक समस्थानिकों रूप में पाए जाते हैं। जैसे कार्बन के 3 समस्थानिक बताया था ना, 12C6, 13C6 और 14C6, ये होता है कार्बन के 3 समस्थानिक। जब हम इन समस्थानिकों की उपस्थिति और उनकी आपेक्षिक बाहुल्यता को ध्यान में रखते हैं, आपेक्षिक बाहुल्यता क्या होती है, उसकी प्रतिशत उपलब्धता कि वो उसमें कितना प्रतिशत उपलब्ध है। तो किसी तत्व का औसत परमाणु द्रव्यमान किया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बन के समस्थानिक होते हैं, जैसे कार्बन के समस्थानिक होते हैं, हम जानते हैं, बताया भी, जिनकी आपेक्षिक बाहुल्यता हमेशा परसेंटेज में रहती है। देखो यहाँ पे, तो इसमें दिखाया गया है कार्बन 12 का आपेक्षिक बाहुल्यता 98.892 है और परमाणु द्रव्यमान 12 है, और कार्बन 13 का आपेक्षिक बाहुल्यता 1.108 है और परमाणु द्रव्यमान 13.00335 है। और कार्बन 14 का, यहाँ देखो, ये इसको 2 × 10⁻−10 है आपेक्षिक बाहुल्यता और परमाणु द्रव्यमान है 14.00317। जब इसका औसत परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे तो क्या करते हैं कि इसका गुणा इसमें करते हैं, लेकिन ये तो प्रतिशत में है, तो इससे प्रतिशत हटाएंगे तो यहाँ दशमलव आ जाएगा। देखो वही किए हैं, 0.2 अंक पहले लगा दिए हैं, गुणे 12U प्लस औसत निकालते हैं तो सबका अलग अलग निकाल के जोड़ लेते हैं। मतलब कि देखो, इसका गुणा इसमें करके जोड़ लेंगे, इसका गुणा परमाणु द्रव्यमान का गुणा आपेक्षिक बाहुल्यता में करेंगे, इसका गुणा इसमें करके जोड़ लेंगे, तीनों को जोड़ लेंगे, जो आएगा वही होगा आप औसत परमाणु द्रव्यमान। इसको हम ऐसे एक फॉर्मूले के तहत भी देख सकते हैं कि औसत परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है कि अगर इसको हम आपेक्षिक बाहुल्यता को A मान लें और परमाणु द्रव्यमान को M मान लें, तो आपेक्षिक बाहुल्यता बराबर क्या होगा, औसत परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होगा, औसत परमाणु द्रव्यमान बराबर होगा A1M1 प्लस A2M2 प्लस A3M3 प्लस डॉट, मतलब जहाँ तक निकालना हो। लेकिन ध्यान यहाँ पे ये देना है कि जो आपेक्षिक बाहुल्यता होती है वो परसेंटेज में होती है। परसेंटेज में अगर दिया गया है तो उसको परसेंटेज को हटा के 0.2 अंक पहले लगाएंगे, तब यहाँ A1 का मान रखेंगे इसमें। तो यहाँ से हम परमाणु द्रव्यमान, औसत परमाणु द्रव्यमान निकाल लेते हैं। अब देखते हैं कि आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान क्या होता है, किसी अणु का आणविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। किसी अणु का आणविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। कहने का मतलब जैसे H2O है, इसका आणविक द्रव्यमान निकालना है, तो इसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। इसमें उपस्थित हाइड्रोजन हम जानते हैं कि
एक परमाणु द्रव्यमान एक होता है, 2 गुणे 1 और प्लस योग, देखो इसमें उपस्थित परमाणु के द्रव्यमानों का योग होता है, योग हो रहा है, प्लस ऑक्सीजन का हम जानते हैं कितना होता है 16, परमाणु द्रव्यमान ऑक्सीजन का 16 होता है। तो 2 + 16 कितना हुआ 18। तो वही जल का आणविक द्रव्यमान कितना हुआ 18। वही कह रहे हैं कि किसी अणु का आणविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। इसके प्रत्येक तत्व के परमाणु द्रव्यमान और उपस्थित परमाणुओं की संख्या के गुणनफलों के योग द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। कहने का मतलब जैसे अभी हम हाइड्रोजन ये लिए थे H2O, तो H2O लिए थे, इसमें इसके तत्व के परमाणु द्रव्यमान और उपस्थित परमाणुओं की संख्या, इसमें कितने हाइड्रोजन हैं, उपस्थित परमाणु की संख्या 2 है। तो 2 का गुणा करेंगे किसमें, इसके हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान में। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा 1, प्लस ऑक्सीजन का यहाँ पे कितना है, परमाणु संख्या कितना है 1, तो ऑक्सीजन का 1 गुणे ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 16। तो 2 प्लस कितना हुआ ये 2 + 16 = 18। वही कह रहे हैं कि इसे प्रत्येक तत्व के परमाणु द्रव्यमान और उपस्थित परमाणुओं की संख्या, जिसमें उसमें जितने वह परमाणु उपस्थित होंगे, जितने, जैसे H2O में 2 हाइड्रोजन था ना, तो वही कह रहे हैं उपस्थित परमाणुओं की संख्या के गुणनफल के, H2O 2 था तो 2 का गुणा ये थे परमाणु भार में, गुणनफल के योग द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए मीथेन, जिसमें 1 कार्बन परमाणु और 4 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हैं। जैसे मीथेन, यहाँ मीथेन का हम दिखाते हैं CH4, जैसे CH4 है तो इसमें 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन परमाणु हैं। देखो इसमें 1 कार्बन 1 है और 4 हाइड्रोजन के परमाणु हैं, हाइड्रोजन 4 परमाणु हैं। तो कार्बन कितना परमाणु भार कितना होता है 12, प्लस इस 4 का गुणा होगा किसमें, जितने परमाणु रहेंगे उसका गुणा होगा उसके परमाणु द्रव्यमान में। हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 12 और 4 कितना हुआ, मीथेन का परमाणु आणविक द्रव्यमान 16 होगा, मीथेन का आणविक द्रव्यमान 16 हो गया। यही देखो लिखे हैं, ये कार्बन का होता है 12.011 U, इसको हम हटा दिए थे बहुत छोटा मान के, तो यही हुआ 16 निकल के आया था। इसी प्रकार H2O में आणविक द्रव्यमान 2 हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान, 2 हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 2 गुणे हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना 1 होता है। यही देखो अभी बताया तो मैं। और ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान 2 गुणे 1.008 + 16, तो वही हो गया 18। ऐसे यहाँ पे देखो ग्लूकोज का निकाले हैं, C6H12O6 का आणविक द्रव्यमान परिकलित कीजिए। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे जगह है, यहाँ करते हैं C6H12O6, तो 6 गुणे कार्बन परमाणु का द्रव्यमान 1 प्लस 12 गुणे हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान, सॉरी कार्बन का 12 होता है, 6 गुणे कार्बन परमाणु का द्रव्यमान 12 प्लस 12 गुणे हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना 1 प्लस, अब ये 6 इस ऑक्सीजन के 6 परमाणु हैं, तो 6 गुणे ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है 16, तो 12 × 72 हो जाएगा, प्लस 12 कम 12 प्लस 16 छक्का 96, तीनों जोड़ लेंगे कितना आएगा 2 2 4 6 4 10 9 7 16 17 18 180। देखो 180 आ गया, हम इसका दशमलव वाला नहीं काउंट किए हैं, 180 U आ गया। सूत्र द्रव्यमान क्या होता है, और इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे लग रहा है
मतलब बहुत अच्छे से सबको समझ में आया होगा, क्योंकि अच्छा मतलब कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं, अच्छे से पढ़े हैं हम लोग। समस्थानिक संभारिक, समस्थानिक संभारिक देखते रहे ना, ये हमेशा परिभाषा पूछा जाता है कि समस्थानिक क्या होता है, संभारिक क्या होता है, उदाहरण दो। तो ये सब अब पढ़ेंगे। सूत्र द्रव्यमान, सूत्र द्रव्यमान पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो में बने रहिए, लगातार पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू।